नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सियासी गलियारा में। हरियाणा में कांग्रेस के संगठनों को फिर से मजबूत करने में जुटी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा अब सफल होती दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में अब सहमति बनती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। हरियाणा कांग्रेस, जिसमें कई नाम, कई चेहरे और उन चेहरों की अलग अलग राय है। यानी कि प्रदेश कांग्रेस में जितने मुंह उतनी बात वाली कहावत हमेशा फिट बैठती नजर आई। क्योंकि पिछले कुछ सालों का प्रदेश कांग्रेस का इतिहास देखें तो यहां आम सहमति कम ही नजर आई। यहां वर्चस्व की लड़ाई हमेशा सुर्खियों में रही। लोकसभा चुनाव हो या फिर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, कई बार प्रदेश कांग्रेस में वर्चस्व की जंग देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस के नेता हमेशा गुटबाजी की बात नकारते आए, लेकिन हरियाणा की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि कांग्रेस के नेता बेशक एक होने की बात कई बार कहें, लेकिन कांग्रेस के अंदर कई गुट हैं और यह बात किसी से नहीं छिपी है। क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस के संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर बदले, लेकिन संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि संगठन विस्तार की कोशिशें नहीं हुई, कई बार हुई, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई के चलते हर बार संगठन विस्तार का सपना सपना ही रह गया। हालांकि मौजूदा अध्यक्ष कुमारी सैलजा अब संगठन विस्तार पर जोर दे रही हैं। प्रदेश कांग्रेस की कोशिश है कि पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाए, जिसमें कांग्रेस अब सफल होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सहमति बन गई है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा संगठन विस्तार की पहली सीढ़ी पार कर चुकी हैं, बस घोषणा बाकी है। सूत्रों ने हमें बताया है कि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी सैलजा के साथ दिल्ली में हुई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों पर आम सहमति बन गई है। यानी कि प्रमुख नेताओं के प्रभाव क्षेत्र वाले जिलों में उनकी पसंद के जिलाध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष चयन के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 नाम के पैनल में से जिस जिले में प्रभावी नेता का नाम शामिल होगा, वहीं जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। तो वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव वाले जिले की अगर बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत और नूह, रणदीप सुरजेवाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, किरण चौधरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, कुलदीप बिश्नोई, हिसार, फतेहाबाद, कैप्टन अजय यादव, रेवाड़ी, गुरुग्राम, कुमारी सैलजा, अंबाला, पंचकुला, सिरसा, यमुनानगर, फरीदाबाद और पलवल। अब 17 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। माना जा रहा है कि इसी दिन प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता दिल्ली में जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर अंतिम बार बैठक करेंगे। इसके बाद जिलाध्यक्षों की सूची आलाकमान को मुहर लगने के लिए भेज दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ये चाहती हैं कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया जाए। इसी जिला स्तर पर पर्यवेक्षक भेजकर जमीनी कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर 3 नाम के प्रत्येक जिला में पैनल तैयार करवाएं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंतजार है बस जिलाध्यक्षों का, जिसका इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश भर में कोरोना अब हर पल बड़ा रूप लेता जा रहा है और हरियाणा में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं और इसी को लेकर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को कोविड नियमों के पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की जानलेवा रफ्तार अब चिंता का सबब बनती जा रही है। हर रोज कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार से
सरकार टेंशन में है। हालांकि एहतियात के तौर पर सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि नाइट कर्फ्यू कोरोना के संक्रमण को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है, क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना किस तरह अपना कहर बरपा रहा है। यह पिछले 5 दिनों के आंकड़े हैं और आंकड़ों से पता चलता है कि 10 अप्रैल को 2937 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 11 अप्रैल को प्रदेश में 3440 कोरोना के नए मामले। इसी तरह 12 अप्रैल को 3818 केस मिले, 13 अप्रैल को 3845 कोरोना के नए मरीज मिले, तो वहीं 14 अप्रैल को आंकड़ा 5000 को पार कर गया। इन्हें सिर्फ आंकड़े मत समझना, यह कोरोना का बढ़ता खौफ है जो प्रदेश में बस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर अब हरियाणा सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। लॉकडाउन न लगाने के पक्ष में नजर आ रहे हरियाणा के गृह मंत्री प्रदेश में सख्ती बढ़ाकर कोरोना के मामलों पर काबू पाना चाहते हैं, और जिसके चलते एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ने प्रदेश में और ज्यादा सख्ती बरतने के आदेश दिए। कोरोना को लेकर की गई इस बैठक में विज गंभीर नजर आए और अधिकारियों को 2 टूक आदेश दिए कि कोरोना के नियमों का पूरी तरह सख्ती के साथ पालन हो। विज ने कहा कि सख्ती बढ़ाने से लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं, मगर लाशों के ढेर नहीं देख सकते। देखिए, आज हमने सारे एसपीज की, डीसीज की और म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर्स की आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुला रखी है, और हम उनको कहने वाले हैं कि सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाए। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इसलिए जो जो हिदायतें दी गई हैं, इसका सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं है। विज ने बताया कि वे लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों की जान भी बचे और कामकाज भी चलता रहे, और इसके लिए सख्ती जरूरी है। जहां तो लॉकडाउन लगाएं, वो हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे। जहां सख्ती करें तो पूरी तरह से सख्ती करेंगे। नाइट कर्फ्यू की भी करेंगे, असेंबलीज की भी करेंगे। जो हमने सीमा तय की है कि 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, सख्ती से उसकी पालना कराई जाएगी। इंडोर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सख्ती से पालना कराई जाएगी। और सब मास्क डाल लें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। उसके लिए जितनी भी सख्ती हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे। हरियाणा सरकार कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में हरियाणा के अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी अनिल विज ने बड़े आदेश जारी कर दिए। अनिल विज ने कहा कि अगर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ते हैं तो निजी अस्पतालों को भी एक्वायर किया जाएगा। साथ ही कहा कि वैक्सीनेशन भी पूरी गति से चल रहा है। अगर बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में जगह कम रह जाती है तो फिर निजी अस्पतालों को भी हम एपिडेमिक एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं, और हमने करने के लिए कह दिया। हम लगभग 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, और अप्रैल एंड तक हम 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। तो वहीं प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो विपक्ष को भी अब सवाल दागने का मौका मिल गया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने नाइट कर्फ्यू पर ही सवाल उठाए। साथ ही वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। आप ये बताइए, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर कौन निकलता है? और ये कह रहे हैं सुबह 6 बजे तक रहेगा, 5 बजे तक। तो मेरे ख्याल से आजकल तो गांव में तो लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। शहर में तो लोग उठते हैं जाकर कहीं 7 बजे उठते हैं। इसका कोई मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है। भाई अगर आपने करना है तो आप वैक्सीनेशन करो। वैक्सीनेट जितना मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करोगे ताकि लोगों के एंटीजन बने, तो असली काम वो कर नहीं रहे।
लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, तो गुमराह कर रहे हैं। ऊपर से टीका उत्सव के नाम के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। कितना पैसा इन्होंने लगा दिया उस पे, विज्ञापनों पे। कोरोना से निपटने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों की है, क्योंकि अगर लोग सावधानी से कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। भीड़ में जाने से बचे और हमेशा मास्क पहने और कोशिश ये भी करें कि सभी लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो शायद सरकार और ज्यादा सख्तियां बढ़ा सकती है। यहां तक कि ऐसा फैसला भी ले सकती है जिससे सरकार फिलहाल बचना चाह रही है। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि किसान और संगठन के बीच गतिरोध बहुत जल्द खत्म होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी और सरकार को भी जल्द किसानों की बात पर गौर करना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना अनवरत जारी है। सर्दी खत्म हुई तो अब गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। वहीं कोरोना की महामारी भी अब देश को डराने लगी है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। किसानों का धरना उसी जोश और उत्साह के साथ चल रहा है। साथ ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो सरकार उनकी सुनेगी। आखिर ये देश के ही तो किसान हैं जो अपना पसीना बहाकर देश के लिए अन्न उपजाने का काम करते हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हालात ये हैं कि सरकार और किसानों की वार्ता भी बंद है। किसानों को उम्मीद है कि वार्ता का दौर फिर शुरू होगा और उनकी मांगों का समाधान होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच का विवाद जल्द खत्म हो, क्योंकि किसान आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है। देखिए, किसानों का अपना हक है, वो अपनी बात कहने का, उनका एजुटेशन करने का, और सरकार वाकिफ है। आप और हम भी देख रहे हैं, सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये फैसला हो। बहुत लंबा हो गया, 3-4 महीने से हर काम रुके हुए हैं, बैठे हैं, और किसान भी परेशान है। फसल का टाइम है, होने नहीं आ चाहिए, दिल्ली में धरना देना पड़ रहा है। कुछ बातें उनकी जेन्युइन है, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी करी जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि किसान और सरकार दोनों ही इस मुद्दे को निपटाना चाहते हैं और दोनों को ही अपना रुख नरम करना चाहिए। सरकार भी निपटाना चाह रही है। मैं समझता हूँ अब फंसा हुआ इसमें है कि सरकार चाहती है कि ये जब आए तो फैसला करके जाए, और किसान भी चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। जो बैठे हैं उनमें बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा फैसला हो जाए, हमारा निपटना चाहिए। थोड़ा सा किसानों को भी बड़ा दिल करना चाहिए, लंबा हो गया, उन्हें काफ़ी जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। और सरकार को भी कोई एक आधी बात छोटी ऊपर नीचे है तो करके ये करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इस पर आपस में एक माहौल बनना चाहिए, आप लोग भी इसमें मदद करें, ये फैसला हो जाए, जल्दी होना चाहिए। आपको बता दें कि किसान धरने के अलावा अपनी आगे की रणनीति में भी जुटे हुए हैं। यही वजह है कि किसान महापंचायत कर समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन वार्ता शुरू नहीं होने से धरना लंबा खिंच रहा है। किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की ओर से न्योता आए तो वार्ता हो, क्योंकि वार्ता शुरू होगी तभी समाधान निकलेगा। जनता टीवी के लिए सिरसा से दिनेश की रिपोर्ट। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच किसान आंदोलन को लेकर समाधान क्या कुछ निकलेगा, यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करने के निर्णय को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को बधाई दी। इसके साथ ही किसान आंदोलन के तत्कालीन स्थितियों को लेकर भी धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस भी घुसे हुए हैं। इसको लेकर भी केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत हुई है। डायरेक्ट पेमेंट किसानों को करने का बड़ा निर्णय लिया है। उसके लिए मैंने उनको बधाई दी है कि केंद्र सरकार ने ये बहुत वर्षों से किसानों की ये मांग थी कि उनको पेमेंट डायरेक्ट हो।
ये बात कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब में हर साल आके अटक जाती थी, लेकिन इस बार ये शुरू हुई है और केंद्र की पहल पर शुरू हुई है, तो मैंने उनको बधाई दी है। इस बारे में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बैंक में पैसा जाएगा तो लोन वाले पहले काट लेंगे, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, किसान चाहे उस खाते में अपने पैसे ले सकता है, उसको अपने लोन के अकाउंट में पैसे लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो तत्कालीन स्थितियाँ हैं किसान आंदोलन की, जो किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेसी भी घुसे हुए हैं, उसकी भी स्थितियों पर मैंने तोमर साहब से बातचीत की है कि जिस तरह से किस तरह से इस पर जो है चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो तोमर साहब जी ने खुद अपनी चिट्ठी में भी स्वीकारे थे कि जो सुधार की बातें हैं उन सुधार की तरफ हम किस प्रकार रास्ते पर आगे बढ़ते हुए समाधान की तरफ जाएं, इस विषय पर भी मेरी चर्चा हुई है। विरोध करने के लिए कुछ कांग्रेसी आते हैं, कुछ कामरेड आते हैं, कोई किसान संगठन किसान जत्थेबंदी नहीं आती है। आप एक एक को पहचानते हैं, हम लोग भी पहचानते हैं। और मैं तो कहता हूं कि भाई कांग्रेसी और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं अपने झंडे लेके आया करें। ये किसान संगठनों के, किसान यूनियन के, किसान जत्थेबंदियों के झंडे लेकर क्यों आते हैं? क्या इनमें अपने झंडे लेकर आने का सामर्थ्य नहीं है क्या? सरकार ने तो पहले ही अपने दरवाजे हमेशा खोले रखे हैं। सरकार ने एक प्रपोजल के साथ ही किसानों को भेजा था, पहल किसान संगठनों की तरफ से होनी थी। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ ये महामारी का एक दूसरा दौर आया है, हर कोई चिंतित है और हर किसी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। किसान आंदोलन में जो लोग हैं उनको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, बल्कि नेतृत्व को भी इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आंदोलन के कारण से जो आंदोलन में सहभागी लोगों को भी परेशानी ना हो। तो डायरेक्ट पेमेंट किसानों को करने का बड़ा निर्णय लिया है, उसके लिए मैंने उनको बधाई दी है कि केंद्र सरकार ने ये बहुत वर्षों से किसानों की ये मांग थी कि उनको पेमेंट डायरेक्ट हो। ये बात कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब में हर साल आके अटक जाती थी, लेकिन इस बार ये शुरू हुई है और केंद्र की पहल पर शुरू हुई है, तो मैंने उनको बधाई दी है। इस बारे में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बैंक में पैसा जाएगा तो लोन वाले पहले काट लेंगे, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, किसान चाहे उस खाते में अपने पैसे ले सकता है, उसको अपने लोन के अकाउंट में पैसे लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो तत्कालीन स्थितियाँ हैं किसान आंदोलन की, जो किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेसी भी घुसे हुए हैं, उसकी भी स्थितियों पर मैंने तोमर साहब से बातचीत की है कि जिस तरह से किस तरह से इस पर जो है चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो तोमर साहब जी ने खुद अपनी चिट्ठी में भी स्वीकारे थे कि जो सुधार की बातें हैं उन सुधार की तरफ हम किस प्रकार रास्ते पर आगे बढ़ते हुए समाधान की तरफ जाएं, इस विषय पर भी मेरी चर्चा हुई है। विरोध करने के लिए कुछ कांग्रेसी आते हैं, कुछ कामरेड आते हैं, कोई किसान संगठन किसान जत्थेबंदी नहीं आती है। आप एक एक को पहचानते हैं, हम लोग भी पहचानते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई कांग्रेसी और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं अपने झंडे लेके आया करें। ये किसान संगठनों के, किसान यूनियन के, किसान जत्थेबंदियों के झंडे लेकर क्यों आते हैं? क्या इनमें अपने झंडे लेकर आने का सामर्थ्य नहीं है क्या? सरकार ने तो पहले ही अपने दरवाजे हमेशा खोले रखे हैं। सरकार ने एक प्रपोजल के साथ ही किसानों को भेजा था, पहल किसान संगठनों की तरफ से होनी थी। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ ये महामारी का एक दूसरा दौर आया है, हर कोई चिंतित है और हर किसी को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन में जो लोग हैं उनको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, बल्कि नेतृत्व को भी इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आंदोलन के कारण से जो आंदोलन में सहभागी लोगों को भी परेशानी ना हो। तो कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने, सुना आपने। आगे बढ़ेंगे जहां पर हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। जेजेपी और बीजेपी के आपसी तालमेल की कमी है, ये बात उन्होंने कही और यही वजह है कि सरकार ठीक से नहीं चल रही। जेजेपी के विधायक सरकार का विरोध करते हैं, सुनिएगा। तालमेल की कमी है सरकार में, तालमेल की जो गठबंधन है वो ठीक तरह नहीं चल रहा है। यानी कि बहुत सारे विधायक जो जजपा में हैं वो सरकार के विरोध में हैं, तो आपने देख लिया वो।
पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में एजीएल प्लांट आवंटन मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोपों को लेकर बहस पूरी हुई है। सुनवाई के दौरान हुड्डा कोर्ट में पेश हुए और 6 घंटे तक बहस चली। मामले में अगली सुनवाई कल यानी कि 16 अप्रैल को होगी। कल होने वाली सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट आरोपों को लेकर बड़ा फैसला सुना सकती है। कल की सुनवाई में डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खारिज होने की सूरत में जल्द आरोप तय हो सकते हैं। कोर्ट में एजीएल का केस लगा हुआ था, उसमें हुड्डा साहब पेश हुए थे और उनकी तरफ से और कंपनी की तरफ से चार्ज के ऊपर बहस की गई है। और आज सवेरे 10 से लेके ऑलमोस्ट 4 बजे तक बहस चली और उसके बाद बहस कंक्लूड हो चुकी है और कल चार्ज पे ऑर्डर के लिए फिक्स की गई।